अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं जहां भारतीय मुसलमानों की पॉलिटिकल और सोशल रिलीजियस टॉपिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। खासतौर पर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के सिलसिले में जिस तरीके से उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम एकता फोरम के प्लेटफॉर्म से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 13 नवंबर के दिन, और महाराष्ट्र के सिलसिले में कुछ कैंडिडेट के सिलसिले में जो पूरी उम्मीदवारों को समर्थन जाहिर किया, उसके बाद जिस तरीके से एक मुद्दा चर्चा में आ गया, उसके बाद देखने को ये मिलता है कि बहुत सारे छोटे बड़े मुखातब होने वाले आवाम से उलमाए किराम हैं जो किसी न किसी तंजीम, तहरीक, संस्था या एक्टिविटी या सोच से जुड़े हुए लोग हैं। वो मुख्तलिफ तरीके से अपने बयानात शेयर कर रहे हैं। अब इस सिलसिले में चूँकि मैं उस फील्ड का माहिर हूँ जो किसी भी चीज़ की गहराई को पहले नापता हूँ और उस चीज़ पर, यानी कि जो हमारे सामने घटनाएं हो, परिस्थितियां हो, उन सारी चीज़ों पर क्या रद्द अमल होना चाहिए, उस पर मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। यानी कि दो चीज़ों पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि उसकी गहराई को नापता हूँ और रद्द अमल क्या होना चाहिए। वो ये मेरा पुराना तरीका है काम करने का, सोचने का और समझाने का भी यही तरीका है मेरा। तो आज के इस टॉपिक में मैं अपने व्यूवर्स को इस बात पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल ना पड़े कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि मुसलमानों की सियासी शऊर इतनी मुकम्मल हुई नहीं है। अगर हम सियासत पर, राजनीति पर, पॉलिटिक्स पर बात करें तो एक लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन कुछ वजूहात को आपके सामने रखना जरूरी है ताकि आप उस दिशा में सोचें जिस दिशा में हमें सोचने की जरूरत है। सबसे पहले मैंने जो अपनी जिंदगी में देखा है कि इस तरीके का कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इतना बड़ा मुद्दा बन जाना, ये पहली मर्तबा हो रहा है। ये नौजवानों के लिए ये खबर है कि ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं पहले होती थी, ये पहली मर्तबा हुआ है। आज तक किसी भी तंजीम ने इस तरह का कोई ऐलानिया, यानी कि प्रेस करके या मंच पर से इतने उम्मीदवारों को लिस्ट जाहिर करके कोई इस तरह का काम इतिहास में आज तक, जब जो विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें कभी भी इस तरीके का काम मुस्लिम तंजीमों ने, तहरीकों ने नहीं किया है। अब इसको हम और मजीद समझने के लिए जो मेरा टॉपिक है आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो काम किया गया है उसको हम उसकी गहराई को नापेंगे। यानी कि ये काम शुरू सबसे पहले भारत के, भारतीय पॉलिटिक्स में, यानी कि भारत देश आज़ाद हुआ, उसके बाद इस देश को चलाने के लिए संविधान लागू हुआ, फिर उसके बाद उसको लोकशाही की पहचान मिली, फिर एक चुनाव की प्रक्रिया तय की गई, फिर चुनाव हुए। तो उन चुनावों की प्रक्रिया में सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग कौन थे, ये जानना जरूरी है। ये उसकी गहराई है। जो मौलाना सज्जाद नोमानी की टीम है और उनके जो कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद जो भी छोटे बड़े उलमाए किराम और जो भी पॉलिटिकल सोच रखने वाले बात रखते हैं, वो उनकी जगह पर है, लेकिन ये हमें सोचना जरूरी है कि इसकी गहराई क्या है। असल ये तरीक़ेकार जो अपनाया गया था भारतवर्ष में, जितना मैंने एनालिसिस किया है, जितना मैंने उसको समझा है, स्टडी की है, उसके हिसाब से मुझे ये समझ में आया है कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट इस काम का आरएसएस ने किया था। अब ये तो आजाद भारत की बात कर रहा हूं मैं, तथा कथित हम कहते हैं, कहने के लिए आजाद भारत के चुनाव प्रक्रिया में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने वाले आरएसएस की पॉलिसी थी। अब ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? तो मेरी जानकारी और इल्म में ये आया है कि 1957 में, 1957 में ये एक्सपेरिमेंट बहुत प्लानिंग के साथ आरएसएस की तरफ से किया गया था। अब जब ये आरएसएस ने ये किया था तो इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन में उठे, एक महीने में उठे, एक साल में उठे और कर दिया।
बल्कि आरएसएस का बनाने का जो आरएसएस जो बनी 1925 में 1925 में, तो उसी वक्त उसके बहुत सारे मकासद थे, मकसद थे, लक्ष्य थे। उसमें यह भी था कि देश में हमारा कंट्रोल होना चाहिए। उस सिलसिले में बहुत सारे उन्होंने काम किए थे। जब चुनाव घोषित किए गए 1992 में, यानी कि 1952 में सबसे पहला लोकसभा का चुनाव हुआ। उसमें आरएसएस ने बकायदा अपनी पार्टी बनाई थी, प्रैक्टिस की थी। यानी कि मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, 1957 में जो उम्मीदवारों को पब्लिक के बीच में ले जाकर ये कहना कि इस उम्मीदवार को तुम मत देना, इस बात की पहली प्रैक्टिस करने वाला संगठन विचारधारा आरएसएस की थी। उन्होंने सबसे पहले प्रैक्टिस की थी 1957 में, 1957 में। उससे पहले उन्होंने 5 साल प्रैक्टिस की थी अपनी खुद की भारतीय जनसंघ पार्टी बनाकर। यह बात समझना जरूरी है। जो भी हमारे सुनने वाले, समझने वाले, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनको ये 5 साल का आरएसएस के काम का डीपली से डीप, अंदर से अंदर की गहराई को, उनके वक्त के जो काम किया गया था उनको स्टडी करना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर जाके आपको समझ में आएगा कि पॉलिटिकल रणनीति किस तरह बनाई जाती है। भारतीय जनसंघ पार्टी बनाई 1950 में आरएसएस ने। अब इस बात 1951 में बनाई, 1951 में बनाई। उससे पहले आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध था। 1950 में यह प्रतिबंध उठा लिया गया। अब इस प्रतिबंध को क्यों लादा गया था, नौजवानों के लिए यह जानना जरूरी है। क्योंकि भारत के अंदर 30 जनवरी 1948 में, 1958 में जब गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, उसके बाद उसका जो संबंध आरएसएस के होने के साथ आरएसएस के ऊपर 2 साल का प्रतिबंध लगाया। 1950 में इस प्रतिबंध को हटाया गया। 1951 में ये पार्टी भारतीय जनसंघ पार्टी बनाती है। अब इसको आप समझो, 2 साल प्रतिबंध में रहने के बावजूद फौरन 1 साल के बाद जनसंघ पार्टी बना देते हैं। 1 साल के बाद वो कैंडिडेट खड़े करते हैं। 1992 में जो पहला चुनाव होता है उसमें उस वक्त भारतीय जनसंघ पार्टी के 3 कैंडिडेट पूरे भारतवर्ष में से चुन के आए थे लोकसभा चुनाव में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो वो जो उन्होंने काम सीखा, समझा, उन्होंने बहुत सारे अपने इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बहुत सारे राजनीति के पहलू को समझा, और जो भारत को चलाने के लिए बंधारणीय परिस्थिति जो थी, संविधान, उसको भी बहुत अच्छे से उन्होंने स्टडी की। हर दिन उनकी स्टडी होती थी। उसके जो भी बेनिफिट है, उसके लूप होल है, उसको देखने का काम हर दिन होता था। उसके ऊपर उनके जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं प्लानिंग तैयार करते थे। अब भारतीय जनसंघ पार्टी जब 3 कैंडिडेट उनके आगे, तो वो पार्लियामेंट में जाते हैं, वहां काम को देखते हैं, बहुत सारी चीजें। फिर वो भारतीय जनसंघ पार्टी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आरएसएस के मातहत में चलती थी, जैसे आज बीजेपी चलती है। अब जब ये उसमें जाकर उनकी पूरी पार्लियामेंट की कार्य पद्धति देख रहे थे, उसके साथ ये हुआ कि आरएसएस ने अपने इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ मिलकर बहुत सारा 1992 से 1957 तक, यानी कि 1957 तक बहुत सारी प्रैक्टिस की। उसके बाद छोटे छोटे दल जो थे अपने अपने क्षेत्र के, उनके साथ अलायंस किया, उनको विचारधारा के साथ सहमत किया, अपने बेनिफिट के साथ सहमत किया, और फिर उन्होंने आरएसएस ने बाकायदा उस तरीकेकार को इख्तियार किया जिसकी छोटी सी झलक मैं ये मानता हूं कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने या जो कोशिश की है, अच्छी कोशिश है, लेकिन मुकम्मल कोशिश नहीं है, ये मैं मानता हूं। क्योंकि जल्दबाजी में, जज्बात में किया गया काम है। एक तो भारतीय मुसलमानों की सियासती शऊर इतना मुकम्मल नहीं हुआ है। अब जब सियासती शऊर की मैं बात कर रहा हूं, तो एक शख्सियत का नाम मैं बार बार लूंगा, जिनको मैं हमेशा हम लोग याद करते हैं, मौलाना हसन अली मियां नदवी साहब। इन्होंने बाकायदा इस पर बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत सारी रुकावटें, जिस तरह आज मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के साथ
थोड़ी बहुत आ रही है, उससे कई गुना ज्यादा मौलाना हसन अली मियां नदवी साहब के साथ आई थी। ये भी हिस्ट्री में देखा जाता है। अब यहाँ जो आज जो कंट्रोवर्सी हो रही है महाराष्ट्र के सिलसिले में, चुनाव के वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौलाना सज्जाद नोमानी के प्लेटफॉर्म की तरफ से, और चाहे ये कहा जाए कि उनकी इंडिविजुअली यानी कि उनकी व्यक्तिगत राय से जो भी उम्मीदवारों की लिस्ट जाहिर की गई, कंट्रोवर्सी पैदा हुई, उसके बाद बहुत सारे आलिम दीन बाहर आ रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं। इसमें अवाम और ज्यादा बदजन हो जाएगी, उलमाओं से और ज्यादा दूर हो जाएंगी। कुछ ऐसे उलमा भी होते हैं कि जो फील्ड में नहीं होते हैं और दावा करते हैं कि हम ये काम करते हैं, हम ये सोशल वर्क करते हैं, फलाना ठीक ना, इनके पास ना लोकशाही का ढंग से कुछ, मुझे नहीं लगता है कि उतनी ज्यादा गहराई से उनके पास अभ्यास होगा लोकशाही का, और संवैधानिक नीतियों के ऊपर उनके पास कोई गहराई से अभ्यास होगा ना, इतिहास के अंदर जो भी घटित घटनाएं हैं उसके ऊपर ज्यादा अध्ययन होगा ना, फील्ड में जाकर उनका कोई ऐसा काम होगा जो उम्मत को इस नाउम्मीदी से निकालने के लिए वो कुछ कार्यरत होंगे। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों को एनालिसिस करके समझने की कोशिश करता हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं। तो जब विरोध करना होता है तो उलमाओं में ही उलमाओं का विरोध करने वाले लोग आ जाते हैं, और ये इंसानी फितरत है। असल ये गहराई है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो ये प्रैक्टिस की है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये प्रैक्टिस आरएसएस ने 1957 में कर ली थी और बहुत खुफिया तरीके से काम किया था। इस तरह का हल्ला गुल्ला किया नहीं था, क्योंकि बकायदा उनकी लंबी एक प्रैक्टिस थी। यहाँ प्रैक्टिस कम करते हैं, नेटवर्क ज़्यादा मिलता नहीं है, और बहुत सारी कंट्रोवर्सी में मुसलमान इतने बेदार नहीं है, कंट्रोवर्शियल से यानी कि विवादों से मुसलमान निकले नहीं हैं। और ऐसे में जल्दबाजी में आकर, जल्दबाजी में अगर हम इस तरह का काम करेंगे तो जाहिर है कि मुसलमानों के अंदर बहुत सारे आवाम के लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपकी चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय वो अपने कामों में मस्त हो जाएंगी। ये बेदार करने से तो दूर रहा, ये और लोगों को बेदारी से दूर करने का काम हो सकता है, ये मेरा मानना है। अब इसके ऊपर रद्द अमल क्या होना चाहिए, ये मेरा मानना है कि आप इसके ऊपर गौर और तवज्जो करिए कि इसके ऊपर रद्द अमल ये होना चाहिए कि लोकशाही के जो सिस्टम है उसके ऊपर मुसलमानों को बकायदा 15 या 20 साल तक मेरा मानना है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बड़ी तंजीमों को इसके अंदर बहुत बढ़ चढ़ के रोल प्ले करना पड़ेगा। सिर्फ मंचों पर आकर या किसी सोफे पे पर बैठकर या मीडिया में आकर बात करने से कुछ बातें नहीं बनेगी। इस प्रैक्टिस को करने के लिए बहुत सारे निजाम को हमें बनाना पड़ेगा, सिस्टम इख्तियार करनी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी, और अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग जीवन शैली की होने की वजह से, उनकी अलग अलग लैंग्वेज होने की वजह से, उनकी अलग अलग परिस्थितियां होने की वजह से, उनके अलग अलग विवाद होने की वजह से, उनके अलग अलग जरूरतें होने की वजह से, जो भी परिस्थितियां हैं उसको एनालिसिस करते हुए पहले 5 साल में हमें वो तय करना है कि हम इसको किस तरह अपने इस भारतीय लोकशाही में और भारत के संविधान के आधार पर हम किस तरह अपनी सोशल मूवमेंट को मजबूत कर सकते हैं। इसकी पहले 5 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर 5 साल उस प्रैक्टिस के बाद कुछ नतीजा खेत चीजें बाहर निकलेगी, तो उसके बाद स्टेप 2 में हम जा सकते हैं कि हम एक ऐसा नेटवर्क तैयार करें कि जो सोशली अवेयर हो, और जो पॉलिटिकल क्षेत्र में बिना कोई बेनिफिट, ना बिना कोई स्वार्थ, ना बिना कोई अदावत, सिर्फ एक आइडियोलॉजी से, सिर्फ एक विचारधारा से, सिर्फ एक मिशन से जुड़े हो, जिनका ना किसी पार्टी से कोई लेना देना हो, ऐसे लोग तैयार करेंगे 5 साल के बाद। फिर वो 5 साल प्रैक्टिस करेंगे समाज के बीच में जाकर विवाद को खत्म करना, समाज को एकजुट करना, अलग अलग छोटे बड़े चुनाव में अपनी भूमिका निभाना, उसको प्रैक्टिस करना। ये सारे लोग 5 साल काम करेंगे। उसके बाद 5 साल के बाद कुछ चीजें हमारे सामने नतीजा खेत पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आएगी कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद भी हम खुलकर कुछ नहीं कर सकते। इस बीच में जो मुसलमानों की क़यादत करने वाली छोटी बड़ी पार्टियां हैं, जहां तक मेरा इल्म है कि 6 पार्टियां हैं, इस पॉलिटिकल पार्टियों को भी इस तरीके कार पर लाना है कि वो एकजुट होकर किस तरह अपनी नुमाइंदगी कर सकते हैं।
क्योंकि मुसलमानों की खुद छह पार्टियां जो भी है, अलग अलग छह पार्टियां हैं, वो खुद एक जगह पर जमा नहीं है। मुसलमानों को एक जगह पर एक उम्मीदवार के पीछे जमा होने की बात कर रहे हैं। तो इन सारे बहुत सारी कंट्रोवर्सी में हमें ये प्रैक्टिस पहले करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो है, तो मैं बताना चाहूंगा, बार बार कहता हूं कि भारतीय लोकशाही में या किसी भी लोकशाही में, प्रजातंत्र में कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। मुसलमान अक्सर बेशतर कहता है कि ये बोलता है मीडिया में, ये वहां आवाज उठाता है, ये फलाना ठीक ना, ये सारी चीजें नॉर्मल चीजें हैं। इससे आउट ऑफ बॉक्स हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी जरूरतें क्या है। सिर्फ हमारे कानों को अच्छा लगाने के लिए या कुछ बातें सिर्फ मीडिया में उठाने से या संसद में उठा लेने से या मंचों से बड़े बड़े भाषण कर देने से कोई बड़ा लीडर या कायद नहीं हो जाता है। उसके लिए उसका किरदार, उसका निजाम और इसकी सिस्टम, इसकी पॉलिसी और उसकी शुजात, उसकी दूरंदेशी, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसकी उम्मीदवार या कोई भी गांव का सरपंच भी हो, तो उसके अंदर क्या ऐसा किरदार और क्वालिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर हमें डिमांड खड़ी करनी पड़ेगी। और डिमांड क्या होनी चाहिए, बंदे नाचिस की तरफ से बार बार इसको मैं उठाता रहता हूं, आज मैं रख देता हूं कि किसी भी लोकशाही में प्रजा का प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जिसमें तीन क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले वो इस सिस्टम को समझने वाला होना चाहिए, यानी कि लोकशाही की सिस्टम, संविधान, कायदे कानून, उसको समझने वाला होना चाहिए, समझाने वाला होना चाहिए, और उसके लिए उसमें उस तरीके से काम करने वाला होना चाहिए, संघर्ष करने वाला होना चाहिए कि जो उसके समुदाय के लिए या किसी भी मानव समाज के लिए वो उसका फायदा पहुंचा सके। ये उसका पहला किरदार होना चाहिए। दूसरा ये किरदार होना चाहिए कि जिस समाज से वो बिलोंग करता है, जैसे मुस्लिम है, दलित है, आदिवासी है, अन्य सिख, बुद्धिस्ट, लिंगायत, जो भी अलग अलग समुदाय के जो भी अपनी नुमाइंदगी करने वाले समाज के लोग होते हैं, तो उनके खुद के समाज के अंदर से छोटे बड़े विवादों को धीरे धीरे खत्म करे। और समाज के अंदर फसाद फैलाने वाले जितने भी काम होते हैं, समाज के अंदर बिगाड़ पैदा करने वाले काम होते हैं, अनलीगली काम होते हैं, कानून के विरोधी काम होते हैं, समाज के विरोधी काम होते हैं, उसको धीरे धीरे किस तरह साफ करते हुए समाज को साफ सुथरा बनाए। और दूसरा कि उस समाज को सेव करने के लिए और उस समाज के हुकूक पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए, न्याय और इंसाफ पाने के लिए वो संघर्ष करने में सक्षम हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा, उसके अंदर वो किरदार होना चाहिए कि अगर वो कुछ काम अपने समाज के अंदर करना चाहता है तो उसके लिए जन संगठन होना जरूरी है, क्योंकि हर तरह के तबके समाज में होते हैं। तो समाज के अंदर की बुराइयों को या विवादों को खत्म करने के लिए उसके पास एक ऐसी प्रभावशील नेटवर्क होना चाहिए, और बाहरी ताकतों से, यानी कि बाहरी साजिशों से और सिस्टम की नाइंसाफी से उसको अपने हुकूक हुकूक को प्राप्त करने के लिए, हुकूक को लेने के लिए संघर्ष करने के लिए जो जरूरत होती है, जो जन समर्थन की जरूरत होती है, तो कम से कम अपने अपने क्षेत्र में, गांव का अपना क्षेत्र है तो गांव में, शहरी क्षेत्र में तो शहरी में, अगर स्टेट क्षेत्र में तो स्टेट क्षेत्र में वो अपनी इतनी जन समर्थन को रखता हो कि 5% उसके पास ऐसा समर्थन हो कि जब उसको जरूरत हो तो उसकी एक आवाज पर लोग 5% फौरन अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे लग जाए। ऐसे किरदार वाले व्यक्ति की आज लोकशाही में प्रजा के प्रतिनिधि के लिए जरूरत है। इस बात को मैंने बहुत गहराई से कह दिया, बहुत लंबी बात है, मुझे लगता है कि आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। इस कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें ये करना है कि हम अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी जान को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने समाज को लेकर हम कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं अपने इलाके के लिए, उसकी तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।